वेलकम दोस्तों, आप सभी लोगों का फ्यूचर जोन कंपटीशन इंस्टीट्यूट पर पुनः स्वागत। डियर स्टूडेंट, हम ये क्लास लेकर आए स्टैटिक जीके की और ये आज क्लास नंबर 6 आप लोगों के समक्ष चल रही है। डियर, यहाँ हम लोग आप लोगों को उन क्वेश्चंस पे वर्क कर रहे हैं आपके साथ मिलके जो किसी न किसी परीक्षा में आए हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग उनसे रिलेटेड चीज़ें भी आप लोगों को बताते हैं ताकि आप लोगों का एक कॉन्सेप्ट सा सेट हो जाए। ठीक है डियर स्टूडेंट, अगर आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, ये लगभग 2500 से 3000 के बीच में क्वेश्चन हैं, तो आप यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में कम से कम यूपी पुलिस और आरपीएफ वगैरह के एग्ज़ाम में आप लगभग 70% प्लस क्वेश्चंस करके आएंगे। तो सो डियर स्टूडेंट, बड़े अच्छे तरीके से आप लोग मेरे साथ क्वेश्चंस को करिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप मेरी वीडियो को नए लोग देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। आइए अगला क्वेश्चन मैं आप सब लोगों के समक्ष लेकर आता हूँ। पहला सवाल आज का कहता है गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ। तो ये गांधी इरविन पैक्ट गांधी जी को तो आप सब लोग जानते हैं। जब ये गांधी इरविन पैक्ट हुआ उस समय इरविन जो है भारत के वायसराय होते थे। ये जो घटना हुई या ये जो समझौता हुआ ये 5 मार्च 1931 को हुआ। कब हुआ? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ। तो गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 में हुआ था। दूसरा एक सवाल ऐसे ही मेरे रैंडमली याद आ रहा है, कहता है वो पूना पैक्ट कब हुआ। पूना पैक्ट कब हुआ और किस किस के मध्य हुआ। तो डियर, पूना पैक्ट जो है डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के मध्य हुआ था। किसके मध्य हुआ था? गांधी जी के मध्य हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य हुआ था 1932 में। 1932 में पूना पैक्ट डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य हुआ था। 1931 में हुआ था गांधी इरविन पैक्ट और 1932 में हुआ था पूना पैक्ट, जिसको हम लोग किस नाम से जाना जाता है? 1932 में डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य हुआ था। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपके समक्ष लेकर आता हूँ डियर। कहता है अब कहानी ये है कि मुझसे ज़्यादा बकवास करने नहीं आती, मैं उधर उधर की बातें नहीं आप लोगों के समक्ष रख सकता। सीधे शब्दों में काम की चीज़ों पे हम लोग वर्क करेंगे, लर्न करेंगे, ताकि एग्जाम में आप लोगों को ये चीज़ें मिल सके ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है ना? अच्छी से अच्छी चीज़ें, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष लाऊंगा। आइए डियर, अगला सवाल आपके समक्ष आया, कहता है किस युद्ध में प्रथम बार तोपों का प्रयोग हुआ। देखो बच्चों, भारत में तोपों का प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध। अब ये पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 में हुआ। किस किस के मध्य हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। भारत में इब्राहिम लोदी जो लोदी वंश का शासक था, इसका शासन चल रहा था, लेकिन भारत जो है बाबर फरगना रियासत से कहाँ आया था? भारत आया था, और इसने पानीपत के प्रथम युद्ध का पदार्पण किया। ये बाबर ने सबसे पहले तोपों का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? तोपों का प्रयोग किया। आपसे कोई पूछे भाई बारूद का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ, तो बारूद का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। बारूद का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। इस युद्ध में तोपों का प्रयोग किया गया और युद्ध को तुगलमा नीति पर लड़ा गया। कौन सी नीति पर लड़ा गया? तुगलमा नीति पर लड़ा गया। ये एक किस तरीके से होती थी कि यहाँ आमने सामने दो सेनाएं होती थी, तो जनरली क्या होता था, यहाँ से उद्घोष होता था युद्ध का, तो सेना ऐसे चल देती थी जनरली। इस तुगलमाई पद्धति में क्या हुआ कि जैसे युद्ध का उद्घोष हुआ तो ये वाले तो यहीं रुक गए, बाबर वाले, और ये किनारे इसके आगे बढ़ना शुरू हो गए। ऐसे इसको इब्राहिम लोदी की सेना को चारों तरफ से घेर लिया और दूसरी तरफ से एक दो साइड से और इसके ऊपर आक्रमण कर दिया। तो इस इब्राहिम लोदी की सेना बहुत बड़ी सेना थी, उसको लगा कि बाबर की सेना बहुत बड़ी है, उसने चारों तरफ से आक्रमण कर दिया। इसलिए क्या हुआ
कि ये इब्राहिम लोदी की सेना यहाँ से भाग गई थी। क्लियर होगी बात बेटे। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष लेकर आता हूँ। कहता है किस शासक ने सर्वप्रथम अपने शासनकाल को राज्यों में बांटा था। सवाल आया, बताइए किस शासक ने सर्वप्रथम अपने शासन को राज्य में बांटा था। एक्चुअली में क्या था, प्रशासनिक दृष्टि से, प्रशासनिक दृष्टि से। जैसे हम आज, अब हमारा उत्तर प्रदेश भारत क्या करा हम लोगों ने, 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। तो कारण क्या है, प्रशासनिक दृष्टि से बांट लिया। तो यही पूछा कि शासक ने सर्वप्रथम अपने शासन को राज्यों में बांटा था। प्रशासनिक, प्रशासन को अच्छे तरीके से चला जाए तो उसका नाम था अकबर। किसके द्वारा किया गया था, सबसे पहले अपने शासन को राज्यों में विभक्त कर दिया था। नेक्स्ट वन, अगला सवाल आपके समक्ष कहता है तानसेन का वास्तविक नाम क्या था। मेरे बच्चों, तानसेन, तानसेन सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊं अकबर का नवरत्न था। तानसेन सबसे पहली बात तो क्या हुआ, अकबर का नवरत्न था। तानसेन संगीतकार था। क्या था मेरे बच्चों, संगीतकार था। तानसेन संगीतकार होता था। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट, तानसेन, तानसेन का जो वास्तविक नाम था वो रामतनु पांडे था। रामतनु पांडे था। अगला सवाल आता है कि भाई तानसेन सम्मान वर्तमान में किस राज्य की सरकार द्वारा दिया जाता है। तो तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। यहीं से आप लोग एक बात और याद कर सकते हैं कि तानसेन की समाधि कहाँ थी। तानसेन की समाधि कहाँ है, तो तानसेन की समाधि है ग्वालियर में। तो आप कह सकते हैं ग्वालियर कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तानसेन सम्मान किस राज्य की सरकार द्वारा दिया जाता है, मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा तानसेन सम्मान को दिया जाता है। क्लियर हो रही होगी बटे बात, ये समझ में आ रही होगी चीजें। नेक्स्ट वन, अगला सवाल आपके समक्ष कहता है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा नाइटहुड एंड सर की उपाधि किस कारण वापस कर दी गई थी। आपके समक्ष सवाल आया कि बताइए किस कारण वापस कर दी गई थी। डियर, बहुत आराम से चीजें समझेंगे। 1919 में एक ब्रिटिश सरकार एक कानून लेकर आई थी जिसका नाम था रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट, एक कानून था रोलेट एक्ट। 1919 में ब्रिटिश सरकार लेकर आई थी रोलेट एक्ट। इसको काला कानून के नाम से भी जाना जाता था। ना अपील ना दलील, किसी को भी संदेह के आधार पर क्या कर लिया जाता था, गिरफ्तार कर लिया जाता था। 1919 में एक रोलेट एक्ट आया था। इस रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए ही रोलेट एक्ट के अंतर्गत दो व्यक्ति होते थे पंजाब के, एक डॉक्टर सत्यपाल और दूसरे सैफुद्दीन किचलू। सैफुद्दीन किचलू, इनको रोलेट एक्ट के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी बात के विरोध में जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग में एक पंचायत का आयोजन किया गया था 13 अप्रैल 1919। यहाँ जनरल डायर द्वारा क्या किया गया था, इस पंचायत पर गोली चलवा दी थी और यहाँ अधिकतर लोगों की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी जलियांवाला बाग में। इसलिए इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। इस हत्याकांड के विरोध में ही रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा अपनी नाइटहुड की उपाधि और सर के खिताब को क्या कर दिया था, वापस कर दिया था। किसके द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण अपने नाइटहुड और सर की उपाधि को वापस कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष 7 नंबर कहता है बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व कब हुआ, किसने किया। डियर, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बंगाल विभाजन का कारण क्या था, बंगाल विभाजन क्यों किया गया था। बंगाल विभाजन का कारण,
विषय आया कि बंगाल का विभाजन क्यों किया गया उस समय। वहाँ हिंदू और मुसलमानों में भेदभाव पैदा करने के लिए, हिंदू है मुसलमानों का विभाजन। एक बात, ठीक, ये बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, 16 अक्टूबर 1905 में। इस समय भारत के वायसराय होते थे लॉर्ड कर्जन। भारत के वायसराय कौन होते थे? लॉर्ड कर्जन होते थे। इन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया था। 16 अक्टूबर को राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया था, राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। किसके रूप में मनाया गया था? राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया गया था 16 अक्टूबर को। तो यहाँ विषय ये आया कि बताइए, जब ये बंगाल विभाजन कर दिया था तो इसका विरोध बहुत सारे लोग कर रहे थे। इस विरोध का नेतृत्व किसने किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्लियर होगी बात बेटे? अगला क्वेश्चन आपके समक्ष कहता है, किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? डियर स्टूडेंट, पहले भारतीय संविधान ने क्या कहा था कि 21 वर्ष तक के लोग ही, 21 वर्ष मिनिमम आयु होनी चाहिए जिस तक के वोट कर सकते हैं, लेकिन इसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। कितने वर्ष कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। हमसे पूछा बताइए किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? तो मेरे बच्चों, इसको 61वें संविधान संशोधन द्वारा, 61वें संविधान संशोधन द्वारा कर दिया गया था 1989 में। क्लियर? नेक्स्ट वन, अगला सवाल आपके समक्ष। डियर कहता है, भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन। विषय यह है कि भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन, सबसे पहले तो बात यह आई कि ये लिखा किसने? लेखक। लेखक का नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। लेखक का नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। किस पुस्तक में लिखा है? पुस्तक का नाम है गीतांजलि। किस पुस्तक में लिखा है? गीतांजलि में। लेखक का नाम रविंद्रनाथ टैगोर, पुस्तक का नाम गीतांजलि। ठीक, यह सर्वप्रथम कब गाया गया? कब गाया गया? तो ये 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। यह सर्वप्रथम प्रकाशित कब हुआ? 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में। बोधिनी, तत्वबोधिनी पत्रिका, तत्वबोधिनी पत्रिका में, और भारत भाग्य विधाता शीर्षक से। ये सब सवाल एग्जाम में पूछ लिए गए हैं, इसलिए मैंने इनको एक जगह सामंजस्य स्थापित कर दिया कि बताइए अपना राष्ट्रीय गान कहाँ से लिया गया है। तो लेखक तो रविन्द्रनाथ टैगोर है, पुस्तक गीतांजलि है। कब गाया गया? सर्वप्रथम 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। एक पत्रिका थी जिसमें सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था, उसका नाम था तत्वबोधिनी पत्रिका, और इस पत्रिका में किस नाम से छपा था? ये भारत भाग्य विधाता शीर्षक के नाम से ये इसमें छपा था। क्लियर होगी सब चीज़ें नोट करते रहे, लर्न करते रहे। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष कहता है, देशी रियासतों को मान्यता समाप्त करने के साथ ही उनका प्रीव्यू पर्स, इसमें छुटा हुआ थोड़ा सा लाइन, प्रीव्यू पर्स क्या होता था? पेंशन। पेंशन को किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? कहता देशी रियासतों की मान्यता समाप्त करने के साथ ही उनके प्रीव्यू पर्स को किस संविधान संशोधन द्वारा क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। मेरे बच्चों, 26वां संविधान संशोधन।
1971 26वां संविधान संशोधन द्वारा, पहले क्या होता था, देशी रियासतों के शासकों को कुछ पेंशन वगैरह मिलती थी, लेकिन 26वें संविधान संशोधन द्वारा 1971 में उनकी पेंशन और देशी रियासतों की मान्यताओं को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया गया था। क्लियर। अगला सवाल आपके समक्ष। यस, अंग्रेजों ने किसे भारत का आधुनिक नक्षत्र कहा है? इस व्यक्ति के ऊपर, इस व्यक्तित्व के ऊपर मैं पहली वीडियो में काफ़ी चर्चा कर चुका हूं, लेकिन फिर भी इसका नाम मैं बता देता हूं, राजा राम मोहन राय। पहली वीडियो में, मैं दूसरी में इस पर बहुत सारी चर्चा की। ये व्यक्तित्व ऐसा है, हर एग्जाम में इससे सवाल पूछा जाता है, तो आप मेरी दूसरी वीडियो को जरूर देखें, उसमें आपको इसके विषय में जानकारी मिलेगी। इसने क्या क्या किया, उन सब चीज़ों की आपको जानकारी प्राप्त होगी। आइए नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपके समक्ष। कहता है, यूनान के किस दार्शनिक को विष का प्याला पीने के लिए बाध्य कर दिया गया था? उसका नाम होता था सुकरात। सुकरात। विष का प्याला पीने के लिए बाध्य किसको कर दिया गया था? सुकरात को कर दिया गया था। नेक्स्ट वन, अगला सवाल कहता है, गुप्त काल के महान ज्योतिषाचार्य एवं गणितज्ञ कौन थे? तो गुप्त काल के महान ज्योतिषाचार्य कौन थे? आर्यभट्ट। उनकी एक पुस्तक थी आर्यभट्टियम। उनकी एक पुस्तक थी आर्यभट्टियम। महान ज्योतिषाचार्य कौन थे? आर्यभट्ट थे। उनकी एक पुस्तक क्या थी? आर्यभट्टियम। याद रखना, ये खगोलज्ञ भी थे। खगोलज्ञ भी थे। नेक्स्ट वन, अगला सवाल कहता, चकमा किस देश के शरणार्थी है? चकमा बांग्लादेश के शरणार्थी है। चकमा बांग्लादेश के शरणार्थी हैं। नेक्स्ट कहता है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है। इसका नया नाम, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का नया नाम नोट कर लेंगे, इंदिरा गांधी। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय इसका नया नाम है। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष। डियर कहता है, बौद्ध साहित्य की रचना मूल रूप से किस भाषा में हुई? मेरे बच्चों, बौद्ध साहित्य की रचना मूल रूप से पाली भाषा में हुई है। कौन सी भाषा में? पाली भाषा में। इनकी बोलचाल की भाषा होती थी प्राकृत। बौद्धों की बोलचाल की भाषा क्या होती थी? प्राकृत होती थी। इन्होंने लिखा किसमें है? पाली भाषा में ग्रंथ को, लेकिन इनकी बोलचाल की भाषा क्या होती थी? प्राकृत भाषा होती थी। नेक्स्ट वन, अगला सवाल कहता है, कौन से दो नगरों को जुड़वा नगर? इस सवाल पे मैं पहली वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं, यहां भी मैं आपको बता देता हूं। मुंबई ठाणे, हैदराबाद सिकंदराबाद, आपका कोचीन एर्नाकुलम, कोचीन और एर्नाकुलम। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कहता है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क किस राज्य में है? सवाल आया, बताइए बांधवगढ़ नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। ये शेरों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? शेर, टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल कहता है, पेरियार नेशनल पार्क कहाँ है? मेरे बच्चों, पेरियार नेशनल पार्क केरल में। पेरियार नेशनल पार्क केरल में है। ये हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। ये आपको याद करने ले, किसके लिए प्रसिद्ध है? पेरियार नेशनल पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? कहाँ है? केरल में है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल आपके समक्ष
कहता है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? मेरे बच्चों, हिंदी दिवस, अगर हम 2 दिवस हैं हिंदी से रिलेटेड, एक है विश्व हिंदी दिवस, एक है विश्व हिंदी दिवस, दूसरा है राष्ट्रीय हिंदी दिवस, या मैं कहूँ हिंदी दिवस। भारत में है तो राष्ट्रीय ही होगा। जो विश्व हिंदी दिवस है ये मनाया जाता है मेरे बच्चों 10 जनवरी को। और अगर हम लोग बात करें हिंदी दिवस, ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कहता है अजंता की गुफाओं में क्या निरूपित किया गया है? डियर, अजंता की गुफाओं में जातक कथाएं निरूपित की गई हैं। क्या है? जातक कथाएं। सवाल आया जातक कथाएं किससे संबंधित है? जातक कथाएं बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियां हैं। महात्मा बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियां। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। अजंता गुफाएं बेटे कहाँ हैं? महाराष्ट्र में स्थित हैं। क्लियर होगी बात? इनको 1883 में, इस अजंता की गुफाओं को 1883 में, सॉरी 1983 में विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया था। विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया था। नेक्स्ट वन, और आज का अंतिम प्रश्न, कहता है बताइए बिग बैन क्या है? बिग बैन 2 शब्द होते हैं साहब। एक है बिग बैन जो लिखा हुआ है, एक होता है बिग बैंग। पहले मैं बिग बैंग के बारे में बताता हूं। यह महाविस्फोट सिद्धांत, महाविस्फोट सिद्धांत जिससे पृथ्वी का निर्माण हुआ, इसको जॉर्ज लेमेतेयर ने दिया था। इस सिद्धांत को जॉर्ज लेमेतेरे द्वारा दिया गया था। ठीक, ये जो बिग बैन है ये ब्रिटिश संसद की टावर पर लगी घड़ी है। पर लगी घड़ी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे बच्चों शेयर ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना। अगर और जो बच्चे नए आए हैं वो चैनल को फॉलो ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे, वीडियो अच्छी ना लगे तो कोई ज़रूरत नहीं है फिर टाइम बर्बाद करने की। हाँ, ये गारंटी देता हूँ अगर आप लोग ध्यानपूर्वक तरीके से मेरे टोटल वीडियो को देखेंगे तो आपके 25 से 28 क्वेश्चन के बीच में 100% आपके जीएस के सवाल सही होंगे। लेकिन आपको अच्छे से देखना है, ठीक तरीके से देखना है और इन क्वेश्चंस को नोट करना है, क्योंकि जब आपका एग्ज़ाम होगा तब आपके वीडियो काम नहीं आएगी, तब आपको आपकी कॉपी काम आएगी। आप कॉपी में ही रिवाइज कर सकते हैं, वीडियो से कोई भी चीज़ रिवाइज नहीं हो सकती। जिसके बच्चे के पास ये फाइल नहीं है वो मेरे से संपर्क कर सकता है। मैंने भी कल परसों नंबर दिया था 9719 36 62 42। इस नंबर पर संपर्क कर सकता है और अपनी फाइल मंगा सकता है। धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं कल, तो ऑफ रहेगा, परसों पुनः मिलते हैं मंडे में। थैंक यू।